नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के एनसीईआरटी के इस साइंस क्लास में। इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का साइंस का जो है वन लाइनर पढ़ रहे हैं और यह जो क्लास है ये खासकर रेलवे और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों का प्यार की वजह से इस क्लास को अभी तक कंटिन्यू रखा गया है। आज ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट किया गया है और हम लोग 203 पॉइंट तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं कि इसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक का जो साइंस है एनसीईआरटी का उसको कवर करेंगे और जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल जो है ये बढ़ता चला जाएगा। आज का जो क्लास होगा उसमें लेवल भी थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से जो है PDF वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आगे 174। ठीक है, ओके चलिए यहां से हम लोग को आगे डिस्कस करना है। इसके पहले 203 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है यह कह रहा है कि घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण कैसे लगता है? तो गति के विपरीत दिशा में। जैसे कि अगर मैं इधर से इधर चलूं तो जो घर्षण है वो इधर से इधर की तरफ लगेगा, यानी विपरीत दिशा में घर्षण क्या होता है? लगता है। यही बात कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। देखिए बल दरअसल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल का मतलब है कि ऐसा बल जिससे हम लोग स्पर्श करें, छू कर बल लगाएं। जैसे कि अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसको टच कर रहे हैं तब बल लग रहा है, इसको बोलेंगे संपर्क बल। दूसरा होता है असंपर्क बल। ठीक है, कि बिना छुए ही बल लग जाए, जैसे कि आपका चुंबक बल। इसके अलावा विद्युत जो बल्ब होता है वो भी आपका जो है असंपर्क बल का ही उदाहरण है। यही बात बताया जा रहा है कि चुंबक के द्वारा और इसके अलावा जो वैद्युत बल होता है वो भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है द्रव तथा गैस बर्तन के दीवार पर दाब डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें तो एक बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में अगर हम पानी रखें तो ये पानी क्या करेगा? ये जो पानी है इस बर्तन के इस दीवार पे क्या करेगा? दबाव डालेगा। ये पूरा जो है यहाँ पे दबाव पड़ेगा इसके। ठीक है, दूसरी बात करें अगर हम दूसरा बर्तन ले लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि एक सिलेंडर है ये और इस सिलेंडर में अगर गैस भरा हुआ है तो ये गैस क्या करेगा? तो गैस भी ये जो है इसकी जो दीवार है इस दीवार पर क्या करेगा? दबाव डालेगा। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है कि चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, दोनों जो है बर्तन के दीवार पर क्या करते हैं? फोर्स डालते हैं, दबाव डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। अब ऐसे समझिए कि जब कोई भी सरफेस है उस सरफेस में अगर अनियमितता है, मतलब कि वहां पे क्या है? प्लेन सरफेस नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? घर्षण लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, जो टूटे रहते हैं रास्ते, उस पे चलना जो है क्या होता है? उस पे चलने से जो है गाड़ियों के जो पहिए हैं वो घिस जाते हैं, आपके चप्पल घिस जाते हैं। कारण क्या है? तो कारण है कि वहां पे अनियमितता के कारण जो है घर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है और जहां पे घर्षण बल ज्यादा होता है वहां पे जो है क्या होता है? जो घिसाव होता है वो भी ज्यादा होता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर सरफेस जो है परत पाई जा रही है, अगर कहीं कहीं पे सरफेस जो है परत है तो उस केस में क्या होगा? वहां पे जो है घर्षण बल नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि प्लेन सरफेस है तो इस प्लेन सरफेस पे घर्षण बल लगेगा भी तो बहुत कम। आप ऐसे समझिए
कि अगर आप किसी जो है फर्श पर तेल डाल दीजिए और वहां पे चलने का प्रयास कीजिए। अब क्या होगा, बिना तेल के आप सही से उस पर चल जा रहे थे, लेकिन जब तेल डाल के चलेंगे तो वहां पे जो घर्षण बल है वो आपके पैरों के बीच में और उस फर्श के बीच में घर्षण बल बहुत कम हो गया, और इसके परिणाम स्वरूप आप उस पर सही से नहीं चल पाइएगा और संभवतः यह भी हो सकता है कि आप उस पर गिर जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जो सतह होते हैं, जो सरफेस होते हैं, उनके अनियमितता के कारण क्या होता है, घर्षण बल काम करता है या घर्षण बल लगता है। ठीक ना, जितना ज्यादा अनियमितता यानी जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ या जितना ज्यादा जो है ये आपका रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा घर्षण लगेगा। अगला पॉइंट है, तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। यानी अगर लिक्विड के द्वारा किसी प्रकार का घर्षण लग रहा है तो ऐसे घर्षण बल को जो है कर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए, जब विद्युत का निष्कर्षण हो रहा होता है तो उसमें उपयोग होने वाले छड़ होते हैं, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्रमशः धन और ऋण ध्रुव पर ये निकलता है। अब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब इसे समझिए। यहां पर दिया है कि जल में, कहीं कहीं पर जल नहीं देकर विलयन दिया रहता है, विलयन। तो कोई भी विलयन है, उस विलयन में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें, मान लीजिए कि एक विलयन है यहाँ पे, इस विलयन में हम क्या करें, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, एक मिनट, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए बर्तन है और यहां पे ये मान लीजिए कि ये तार लगा हुआ है और यहां भी ये तार लगा हुआ है। अब देखिए, अब ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस का तार आया हुआ है, प्लस का तार हुआ है। और जब इस विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा। किस पे कौन निकलेगा, तो देखिए, जो धन टर्मिनल होगा ये वाला, इस पे कौन सा निकलेगा, गैस। तो धन टर्मिनल पर क्या निकलेगा, इस पे ऑक्सीजन निकलेगा, O2 ऑक्सीजन निकलेगा। जबकि जो ऋण टर्मिनल होगा ये वाला, यहाँ पे क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना। यही बात कहा जा रहा है कि अगर जल में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो जो धन टर्मिनल होगा, प्लस वाला जो तार होगा, उसके इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा और जो माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए बता रहा था कि ये महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट है, सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना, इसी को विद्युत लेपन कहा जाता है। इसी को विद्युत लेपन कहते हैं और ये भी एग्जाम का पार्ट बनता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आज का जो क्लास है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास के बढ़ने के साथ साथ आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब एम्बर एक प्रकार की रॉड है, तो जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह एक स्थिर विद्युत का आवेश उत्पन्न करने लगता है। क्या करता है, स्थिर विद्युत का जो है आवेश उत्पन्न करने लगता है। किसको, जब एम्बर को किससे रगड़ेंगे, फर से रगड़ेंगे तब। ठीक है, और एम्बर क्या है, एक प्रकार की रॉड है। नेक्स्ट पॉइंट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपने दो चुंबक लिया, ठीक है, एक चुंबक ये है और एक चुंबक यहां पे है। अब ये समझिए कि इस चुंबक का नॉर्थ पोल यहां पे है, साउथ पोल यहां पे है। इस चुंबक का नॉर्थ पोल यहां पे है और साउथ पोल यहां पे है। तो यहां पे है क्या कि दोनों चुंबक का, एक का साउथ पोल दूसरे का नॉर्थ पोल
आसपास है, तब ये दोनों चुंबक क्या होगा, एक दूसरे से जाके चिपक जाएगा, एक दूसरे से जाके चिपक जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि विजातीय जो है, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे चुंबक जाके सट जाएगा। जबकि इसी चुंबक को अगर इस तरह से रखा जाए कि इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और दूसरे चुंबक का ये साउथ पोल है, सॉरी माफी चाहूंगा, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों चुंबक के, ये भी साउथ पोल, ये भी साउथ पोल, दोनों आसपास हो रहे हैं, तब यह चुंबक सटेगा नहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या होगा, दूर भागेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम जो है, सेम आवेश आसपास होने के चलते यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है। यही बात कहा जा रहा है कि जब सेम जो है आवेश आसपास होते हैं तो वहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय जो आवेश हैं आसपास होते हैं तब वहाँ पे आकर्षण होता है। चलिए आगे बात की जाए। आगे बात कहा जा रहा है कि विद्युतदर्शी से किसी वस्तु के आवेशित होने का पता लगाया जाता है। विद्युतदर्शी से क्या किया जाता है, तो विद्युतदर्शी से किसी वस्तु के आवेशित होने का मतलब कि उसमें चार्ज है कि नहीं है, इस बात का पता कैसे लगेगा, तो विद्युतदर्शी से लगेगा। इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत विसर्जन त्वरित किस समय उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन कब उत्पन्न होता है, त्वरित किस समय उत्पन्न होता है। और आप कमेंट करके बताना कि त्वरित में जो तार का प्रयोग होता है वो किसका बना होता है। त्वरित में, त्वरित चालक में तार का प्रयोग जो होता है वह त्वरित चालक किसका बना होता है, ठीक ना। मैं बता देता हूं, दरअसल एक कॉपर का बना होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे याद रखना कि विद्युत विसर्जन में त्वरित किस समय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, दुर्बल भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे भूकंप के हल्के फुल्के झटके आते हैं या बहुत कम चांस है भूकंप आने का, ऐसे क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। और भारत में केंद्रीय हिमालय, इसके अलावा समस्त पूर्वी जो क्षेत्र है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, तो इस वाले क्षेत्र की बात की जाए। इसके अलावा कच्छ का रण गुजरात के जो पड़ता है इसमें, और राजस्थान तथा सिंध गोमा के जो मैदान है, और दक्षिण के कुछ भाग दुर्बल भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो हिमालय का मध्य केंद्र, यानी हिमालय का जो बीच का जो पार्ट है, इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र है जो आपके 7 सिस्टर में आते हैं वो हो गया, और इसके अलावा दक्षिणी भाग के जो राज्य हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भूकंप बहुत कम मात्रा में आते हैं, इसलिए इनको भ्रंश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट के, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दुर्बल भूकंप क्षेत्र। ये दोबारा हो गया टाइपिंग, कोई बात नहीं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूपर्पटी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। देखिए अब होता क्या है कि जब भी भूकंप आता है तो उसके झटके जो है भूपर्पटी पर ही महसूस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भूपर्पटी भूकंप उत्पन्न करने वाले ये उत्तरदायी प्लेट है। और ध्यान रखना कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में, बीपीएससी टीआरई थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप के मुख्य कारण है, और वहां पे आपका टेक्टोनिक प्लेट को शायद ऑप्शन दिया गया था। तो ध्यान रखना मेन आपका टेक्टोनिक प्लेट ही होता है भूकंप का कारण। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट बात है 219 नंबर पॉइंट है कि चिकनी पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन तथा खुरदुरे या अनियमित से विस्तृत परावर्तन होता है। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि एक मिनट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है, एक मिनट, चलिए इसी पे हम समझाने का प्रयास करते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये मान लीजिए कि ये प्लेन सरफेस है, ये क्या है, प्लेन सरफेस है। तो इस प्लेन सरफेस पे जब लाइट आएगा
जब लाइट आएगा, ठीक है, तो लाइट ऐसे ही चला जाएगा, लाइट आएगा, लाइट इसी तरह से चला जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जब प्लेन सरफेस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रकाश का परिवर्तन होगा वो भी सही इस तरीके से होता है। लेकिन अगर सरफेस ठीक ठाक नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो यहाँ से मान लीजिए कि लाइट आया तो इस तरह से चला गया, यहाँ से लाइट आया तो इस तरह से चला गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विसंगति हो रही है। यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग होने का कोई जो है फिक्स वो नहीं है कि किस दिशा में लाइट जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिक्स है कि जिस एंगल पे आएगा, ठीक ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड है। तो वही बात कहा जा रहा है, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब सरफेस जो है, जब सरफेस क्या हो, चिकना हो, तो ऐसे सरफेस पर नियमित परावर्तन होता है, जबकि जो है सरफेस खुरदुरा होता है तो वहां पे नियमित नहीं बल्कि विस्तृत जो है परावर्तन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आंख के रंग के लिए ये उत्तरदायी होता है। अभी परितारिका जो है, जिसे आइरिस बोलते हैं। अब देखिए आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है हमारे आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा हमारे आंखों में प्रकाश का जाएगा, ठीक है। और यह आइरिस जो है ये प्रकाश की मात्रा को डिसाइड करता ही है। इसके साथ साथ आंखों का रंग जो है यह आइरिस के द्वारा ही निर्धारित होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी आदमी का आंख भूरा है, किसी आदमी का आंख नीला है, ठीक ना। ये कैसे डिसाइड होता है, दरअसल वह उसकी आइरिस बता रहा है कि उसकी आंख कैसा है। इसके अलावा और आप समझिए कि आइरिस के द्वारा ही क्या होता है, ये आंखों के रंग डिसाइड होते हैं और ये परितारिका में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा डिसाइड की जाती है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम का पार्ट बनता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा सलिकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और शंकु रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आप ऐसे समझिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जो शंकु कोशिका होता है वह तीव्र प्रकाश तथा सलिकाएं मंद प्रकाश के लिए जो है सुग्राही होती हैं। अब हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर लेते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पे है क्या, यहां पे मैं थीम चेंज कर लेता हूं एक बार, ठीक है। चलिए अब देखिए जो आंखों की जो कोशिका है, जो सेल है, यह सेल जो है दो प्रकार के होती हैं। यह सेल दो प्रकार की होती हैं। एक होता है शलाका सेल, शलाका कोशिका, और दूसरा होता है कोन कोशिका। अब दोनों को अच्छे से आप समझना, ठीक है। अब ये जो शलाका कोशिका और जो कोन कोशिका है, यहां पे बात यह है कि जो शलाका कोशिका होती हैं यह दरअसल यह अंधेरे में देखने के लिए काम आती है। अंधेरे में देखने हेतु काम आती हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उल्लू। जो उल्लू होता है उसमें शलाका जो सेल है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए देखते हैं कि उल्लू रात में भी अच्छे से क्या करता है, देख लेता है और उड़ता रहता है। जबकि मानव में ये क्या होता है, कोन कोशिका पाया जाता है, किसमें, मानव में। और मानव में ये पाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये अधिक प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश में देखने के लिए ये उत्तरदायी है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना। एक बात और समझना कि जिस व्यक्ति में कोन सेल जो है या कोन कोशिका जो है ये क्या हो जाए, अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है
तो व्यक्ति जो है वह कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि रंग की पहचान इसी से होता है। रंग की जो पहचान है, रंग की पहचान कोण कोशिका के माध्यम से की जाती है। अगर किसी व्यक्ति की कोण कोशिका जो है कमजोर हो गई है तो वह व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा रंग में आदमी जो है भेद नहीं कर सकता है कि कौन लाल है कौन हरा है। इस बात को ध्यान रखना। शलाका कोशिका ये अंधेरे में देखने के लिए ये काम आती है और ये उल्लू में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोण कोशिका ये मानव में और अधिकतर जानवरों में पाए जाते हैं और ये जो है रंग के पहचान के लिए काफी बेहतरीन होते हैं। चलिए आगे बात की जाए तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यही बात जो है यहाँ पे, एक मिनट माफी चाहूंगा, ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा था कि शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शलाका मंद प्रकाश के लिए जो है सुग्राही होती है। इसी को कोन सेल भी कहा जाता है, शंकु को कोन सेल भी कहा जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट ये पीछे चला गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे कहा जा रहा है कि तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सैकड़ों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं या प्रतीत होते हैं। आप तितली के संदर्भ में ऐसे समझिए कि जो तितली होती है तो हम लोग जो है जब छोटे रहते हैं तो तितली को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब हम लोग तितली को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो तितली क्या हम लोग से पकड़ में आती है? नहीं, तितली हम लोग से पकड़ में नहीं आती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस तितली के जो है पंख पे कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलता है, ब्लैक ब्लैक सा। वास्तव में यह ब्लैक ब्लैक सा संरचना कुछ और नहीं बल्कि तितली की ये आंख होती है। क्या होती है? आंख होती है। और एक तितली के जो है पंख पे लगभग सैकड़ों आंख देखने को मिल सकती है, ठीक ना। तो यही बात कहा जा रहा है कि तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सैकड़ों छोटे नेत्रों से मिलकर बना होता है या प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कम मात्रा में शंकु कोशिका होती हैं। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में ये क्या होती हैं? ये जो शंकु कोशिका होता है वो ज्यादा होता है, शलाका कोशिका कम होती है। और इस बात को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें शलाका कोशिका ज्यादा है इसका मतलब कि वह जो जंतु है वो रात में अच्छे से दिखेगा, दिन में उसको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। जबकि जिसके अंदर शंकु कोशिका या कोन सेल होता है वह दिन में अच्छे से दिखता है, रात में उसको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब ये समझिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। जब कोई भी पदार्थ है उसके अणु जब गति करते हैं तो वहां पे वो ताप उत्पन्न होता है, हीट रिलीज होता है और अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण वहां पे क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये सब पदार्थ के बारे में बात कहा जा रहा है कि पदार्थ जो है अणु ये गति करते हैं, जब गति करेंगे तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होगा और जो तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के कारण जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होती है? बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, ये विसरण कहलाता है। क्या होता है? ये विसरण कहलाता है। यानी कोई भी दो पदार्थ जो अपने आप ही क्या होते हैं? मिल जाते हैं, उनको विसरण कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये जो पतियां होती हैं या जो मानव का जो कोशिका होता है, मानव की जो कोशिका होता है, दोनों में विसरण देखने को पाया जाता है। कोशिका होता है तो पत्ती में क्या होता है? पत्ती में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती के अंदर आता है, ये भी क्या होता है? ये भी आपका विसरण के द्वारा ही होता है। जबकि मानव कोशिका में जो आपका ऑक्सीजन है यह भी आपके विसरण के माध्यम से आता है कोशिका में, और कार्बन डाइऑक्साइड
ये भी जो है विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बल लगने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता है। इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ता का मतलब कि ये कठोर है, मजबूत है, ठीक है, मतलब कि ये वो बेंड नहीं हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि अगर इस पे हम बल लगाएं, अगर इस पे हम बल लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो है टूट जाएगा, ये जो है, ये जो स्टाइलर है टूट जाएगा लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता। इसको हम दाबें, इस तरह से दाबें तो क्या ये दब के छोटा हो जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस ये है कि ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि बीच में से ये क्रैक कर जाए, टूट जाए। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब हम ठोस वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह टूट सकता है लेकिन उसका आकार नहीं बदल सकता। और आकार नहीं बदल सकता है, इसका मतलब कि इस स्टाइलर में क्या है, तो दृढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होती है। अब देखिए, जब सिलेंडर में गैस कम हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे गैसों के लिए अधिक रिक्त स्थान मिल जाता है, तो वहां पे जो विसरण है वह तेजी से होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक, गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है, ठीक ना। यानी किसी ठोस पदार्थ का जो गलनांक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे वो गलेगा, तो वह क्या दर्शाता है, तो ठोस पदार्थ का जो गलनांक है उस वस्तु के अंदर जो आकर्षण बल है इस बात को दर्शाया जा रहा है, ठीक ना। जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतना ऊंच उसका गलनांक होगा, जितना कम आकर्षण बल होगा उतना कम उसका गलनांक होगा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किसी ठोस के गलने की प्रतिक्रिया में तापमान समान रहता है। अब ये महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं और मैंने खुद इस पॉइंट को कवर करके कराया भी है एमसीक्यू। यहां पे कहा क्या जा रहा है कि कोई भी ठोस पदार्थ हो, उस ठोस पदार्थ के गलने की जो प्रतिक्रिया में जो ताप रहेगा वो समान रहेगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई वस्तु ठोस से गैस में जा रहा है, गैस में ठोस से जा रहा है, इससे डजंट मैटर, यह मैटर नहीं करता है, बस ये है कि उसका तापमान सेम रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि ठोस के गलने की प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी ठोस के गलने की प्रतिक्रिया में जब ठोस गलेगा तब वहां पे क्या होगा, ऊष्मा अवशोषण होगा। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि ये बर्फ है, ये बर्फ की एक सिल्ली है, इस बर्फ की सिल्ली यह कैसे गलेगा, जब इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा इसमें देंगे। जब हम लोग इसमें ऊष्मा देंगे, गर्मी देंगे, हीट देंगे, तब वह क्या करेगा, इस ऊष्मा को, इस हीट को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के पश्चात जो है यह बर्फ पिघलना शुरू होगा। वही बात कहा जा रहा है कि ठोस के गलने के प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इस ऊष्मा को गलन या संगलन कहते हैं और यही जो ऊष्मा है इसको गलन या संगलन कहते हैं और इसी को संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी ये जो हीट इसको दिया गया है, ये जो ऊष्मा इस बर्फ को दिया गया है पिघलने के लिए, यही ऊष्मा इस बर्फ के लिए क्या कहलाएगा, प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। यानी किसी भी वस्तु की अवस्था कैसे निर्धारित होगी, तो किसी भी वस्तु की जो अवस्था है, जो ठोस, द्रव, गैस होता है, यह दाब के और तापमान के आधार पर ये तय होती हैं कि कौन जो है ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। इसका दो ही मेजर है, ताप और दाब। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो है एक एटम जो है 1.01 इंटू 10 पावर जो है पीए होता है, 10⁵ है। नेक्स्ट बात करें तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना, ये वाष्पन कहलाता है। आप ऐसे समझिए कि जब क्वथनांक से कम तापमान पर
द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बर्तन है, ये बर्तन है, इस बर्तन में जल को रखा गया है, इस बर्तन में जल को रखा गया है, और नीचे से हम क्या करें, नीचे से यहाँ पे आग जला रहे हैं, आग की लौ जा रही है, पड़ रही है। तो जब आग की लौ पड़ रही है यहाँ पे, तो ये पानी क्या होगा, पानी गर्म होगा। लेकिन खौलने से पहले, खौलने से पहले, क्वथनांक का मतलब जिस तापमान पर कोई चीज खौलता है, तो कहा जा रहा है कि इसका क्वथनांक से पहले, क्वथनांक से पहले, क्वथनांक मतलब जिस ताप पर ये जल क्या करेगा, खौलेगा। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस, जल के लिए क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचेगा इस पानी का तापमान, तब न जाके ये खौलेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले पानी तो गर्म होगा, और उसके पहले क्या होगा, ये पानी में से भाप बन के ये जो है पानी उड़ना शुरू होगा। तो वही कहा जा रहा है कि क्वथनांक से पहले जो उष्मा दी जाती है, उस उष्मा के परिणाम स्वरूप कोई द्रव्य जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। इस बात को समझिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना, ये वाष्पन कहलाता है। अब मान लीजिए कि जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान था इस जल का, और उसमें इसमें से भाप बन के पानी उड़ रहा था, तो उसको हमने वाष्पीकरण कह दिया। लेकिन अब है क्या कि अब मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस पानी का पहुंच गया, पानी खौल रहा है, फिर भी क्या होगा, फिर भी यहां से पानी जो है भाप बन के उड़ेगा। तो अब या तो क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर जब पानी भाप बन के उड़ेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वाष्पन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। दोनों बात को आपको अच्छे से समझ लेना है, काफी महत्वपूर्ण ये लाइन है, दोनों जो है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कोई भी द्रव्य अपने क्वथनांक से कम जो है उष्मा पर, या क्वथनांक से कम जो है, क्वथनांक से कम वाष्प में, क्वथनांक से कम स्थिति में क्या होगा, जब वाष्प में बदलेगा, तब उसको हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। जबकि क्वथनांक के बाद अगर वो वाष्प में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, तब उसको हम लोग वाष्पन कहेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब जो CFL होता है, CFL होता है, इस CFL में नियॉन बल्ब में, और बल्ब में क्या होता है, बल्ब में नियॉन में प्लाज्मा होता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, इसमें और बल्ब में क्या होता है, नियॉन का प्लाज्मा भरा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से BEC तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, संघनन द्वारा पानी जमता है। किसके द्वारा पानी जमता है? संघनन द्वारा पानी जमता है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना, संघनन द्वारा पानी जमेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लीजिए अब यहां से, ठीक है, आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका लेवल आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी जितना भी रंगों से संबंधित पृथक करने की बात कहेगा, उसको याद रखना, वह सभी क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रख लेना, ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक ना, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण लिखा है। नेक्स्ट बात करें तो जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है, उसे प्रभाजी आसवन विधि से शोध किया जाता है। अब इसको हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। आप हमें 1 मिनट पहले हम चले वहां पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोगों ने समझ लिया था, और हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि होता क्या है कि मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। मिश्रण को शुद्ध करने के लिए,
मिश्रण को शुद्ध करने हेतु दो उपाय है मेनली। कैसे मिश्रण? तो देखिए अब यहाँ पे हम दो ही मिश्रण की बात करेंगे, क्योंकि मिश्रण तो कई तरह के होते हैं और कई विधियां होती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ऐसा विलयन है या एक ऐसा मिश्रण है पदार्थों का जिसमें पदार्थों के बीच का जो क्वथनांक का जो अंतर है ये 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। दूसरा होता है कि जो मिश्रण है पदार्थों का, इन मिश्रण में जो पदार्थों का क्वथनांक है वह क्वथनांक 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। दोनों बात ध्यान रखना। यहाँ पे मान लीजिए कि दो पदार्थ हैं जिनका मिश्रण बनाया गया है और वह मिश्रण 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का है क्वथनांक, उनके बीच का अंतर ध्यान रखना, अंतर की बात किया जा रहा है, ठीक ना। यानी यहाँ पे दो पदार्थों को मिलाया गया है, मिश्रण बनाया गया है, उस मिश्रण में जो दोनों पदार्थ हैं उनके क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो यहाँ पे जो विधि लगेगी उसको कहा जाएगा आसवन विधि। कौन सा विधि? इसको आसवन विधि के माध्यम से अलग कर सकते हैं। जब दो पदार्थों के क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो वहां पे आसवन विधि का प्रयोग होगा, जबकि दो मिश्रण के क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वहां पे प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा। यही बात वहां पे कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग उस पॉइंट पे चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है, और जहां पे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर होता है वहां पे सिर्फ आसवन विधि से हम लोग शुद्ध कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप याद रखिएगा। क्या कर रहा है कि वायु से विभिन्न गैसों का मिश्रण और पेट्रोलियम उत्पाद को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है उसे भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक गुण। यानी पदार्थ का एक गुण होता है जिसको हम लोग अवलोकन कर लें, देख लें, और देखने के बाद उसका हम लोग वर्णन कर सकें, दैट इज फिजिकल जो है, उसका फिजिकल जो है कह सकते हैं कि गुण है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जैसे कि हम बात करें, इसको हम अवलोकन कर पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, देखने के बाद हम इसका वर्णन कर सकते हैं कि यह जो है लगभग आपका 7 इंच के आसपास का एक पतला सा जो है पदार्थ है जो काले रंग का है, ठीक ना। तो इसका हम फिजिकल गुण बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो है आपका मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जब मोमबत्ती जो है, जब मोमबत्ती मान लीजिए कि है, और यह मोमबत्ती क्या होता है, यह मोमबत्ती जब जलता है, तो जब जलता है तो जलने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका मोम पिघलता है, इसका जो मोम पिघल रहा है, तो मोम का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जबकि हम बात करें इस जो है लाइट कहाँ से निकलना, और यहाँ पे कुछ जो है धागा जैसी संरचना होती है, तो इस धागे का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, प्लस यहाँ से लौ निकल रहा है, ज्वाला निकल रही है, इसीलिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब मोमबत्ती जलता है तो वहां पे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करें अगला पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट है हमारा कि रॉबर्ट बायल पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने
सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द को प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? रॉबर्ट बायल ने। रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द को प्रयोग कब किया था? तो 1661 में। ठीक ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंस लेवाइजियर ने दिया था। तत्व की परिभाषा किसने दिया था? एंटोनी लॉरेंस लेवाइजियर ने तत्व की परिभाषा दिए थे सबसे पहले। नेक्स्ट है कि देखिए, अभी आप ध्यान रखना कि टोटल जो है 100 तत्व खोजे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं या ज्ञात हैं, खोजे जा चुके हैं या ज्ञात हैं। अभी जो है पीरियोडिक टेबल में 100 तत्व ज्ञात हैं, उसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, मतलब कि प्राकृतिक में उपलब्ध हैं, प्राकृतिक रूप से खोजे गए हैं। और इसमें से 8 जो तत्व हैं ये मानव निर्मित है। कौन है? 8 तत्व मानव निर्मित हैं। हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 100 तत्व खोजे गए हैं, इसमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, 8 तत्व मानव निर्मित है, और इसी 100 तत्व में से 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 2 तत्व ऐसे हैं कि जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के ताप पर। यह है पारा और ब्रोमीन। पारा और ब्रोमीन, ध्यान रखना, ये दोनों ऐसे हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा बात कहा जाए, जो H2S है एक रंगहीन गैस है, और इसके चलते क्या होता है, इसमें सड़े हुए अंडे के जैसे गंध निकलता है। सड़े हुए अंडे के जैसे इसमें गंध निकलता है। नेक्स्ट है, यौगिक को केवल रासायनिक वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक को हम रासायनिक विधि से या बौद्धिक रासायनिक विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। यानी जहां पे निलंबन होगा वहां पे उसके कणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है, केवल विषमांगी मिश्रण के ही टिंडल प्रभाव दिखता है। विषमांगी मिश्रण में ही टिंडल प्रभाव दिखता है। जैसे कि बात करें पानी, पानी पानी और आपका जो है कंकड़, पानी और कंकड़ का या पानी और रेत का, पानी और रेत का जो विलयन होगा यह क्या करेगा, यह टिंडल प्रभाव दिखाता है। अब टिंडल प्रभाव होगा क्या, ऐसे समझिए कि यहाँ पे हम टिंडल प्रभाव समझा देते हैं। ये आपका मान लीजिए कि ये पानी है, यहाँ पे इसमें पानी ये रखा गया है, पानी इसमें भरा गया है, और इस पानी के बीच बीच में, इस पानी के अंदर जो था ये क्या है, यहाँ पे कुछ कंकड़ पत्थर ये जो है इसमें ये है, कुछ कंकड़ पत्थर है। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि जब हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे, जब हम प्रकाश डालेंगे, प्रकाश जब मारेंगे तो इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए ये प्रकाश जाएगा। यानी जब इस गिलास पे, जो कि कांच का गिलास है, इसके अंदर पानी रखा गया है, कंकड़ नीचे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब उस गिलास पे जब टॉर्च मारा जाएगा तो इस कंकड़ से होते हुए लाइट जाती हुई दिखाई पड़ेगी, रास्ता दिखाई पड़ेगा। इसी को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, तो जो भी परमाणु की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का 10 m होती है, 10 mm होती है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसको हम देख के बता देंगे। चलिए आगे बात की जाए तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है इसका ज्वलन ताप काफी कम होता है, ऊष्मा सबसे अधिक देता है, और ये पर्यावरण हितैषी है। क्या है, पर्यावरण हितैषी है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा ईंधन पर्यावरण हितैषी है, या जिससे कम मात्रा में पर्यावरण नुकसान होता है, तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था। किसने, डाल्टन ने, और अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। किसने, तो डाल्टन ने जो है पदार्थों के, तत्वों के
प्रतीकों का प्रयोग किया था और अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। नेक्स्ट है, तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था। किसने? सबसे पहले वर्जिलियस ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का सुझाव दिया था कि तत्व का प्रतीक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवोगैड्रो संख्या को Na से निरूपित किया जाता है, जैसे n बराबर जो है ये आपका 6.022 इंटू 10 पे पावर जो है 23 होता है। इसको याद रखना, ये है n बराबर माफी चाहूंगा, n बराबर 6.022 इंटू 10 पर पावर 23, ये अवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक ना। और परमाणु का जो आयतन होता है यह आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अणु तथा मूल शब्द की प्रतिपादन विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसने दिया था? विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने दिया था। नेक्स्ट है, परमाणु विभाज्य न होने का परिणाम स्थिर वैद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन की खोज केनॉल रे से की गई थी और प्रोटॉन की खोज केनॉल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने किया था। कब? 1886 में। परंतु इसकी जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, और लोग रदरफोर्ड का नाम जो है आंसर में मार के आते हैं, जबकि गलत है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इस बात को ध्यान रखना, 1886 में। और रदरफोर्ड ने उस प्रोटॉन की व्याख्या किए थे रदरफोर्ड ने, ठीक ना, जबकि खोजे थे गोल्डस्टीन ने। तो दोनों बातें अलग अलग है। जो है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया था 1886 में, और उसी प्रोटॉन की व्याख्या जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करें, जे थॉमसन ने पहला वैज्ञानिक थे जिसने परमाणु मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने जो है सबसे पहले कौन सा मॉडल दिया था? परमाणु मॉडल। और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है कि जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? परमाणु मॉडल। और मैंने भी कल जो है क्वेश्चन कराया था, वहां पे एक क्वेश्चन था, ठीक ना। और इस परमाणु मॉडल को अन्य नाम से जाना जाता है तरबूज मॉडल। इसको बुलाता है तरबूज मॉडल। और इसके अलावा इस परमाणु मॉडल को क्रिसमस केक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्रिसमस केक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोजने के कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1905 में। नेक्स्ट है, परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था कि परमाणु उदासीन है? तो ये बताए थे थॉमसन ने। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। और रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में बड़ा होता है। किसने बताया? तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु की जो त्रिज्या है नाभिक के त्रिज्या की तुलना में बड़ा होगा। और इस बात को भी ध्यान रखना, जो नाभिक होता है उस नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में पीएन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, धन आवेशित यानी इस पे प्लस चार्ज पाया जाता है प्रोटॉन पे, ठीक है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है ये क्या होता है? ये उदासीन होता है, इस पे किसी प्रकार की जो है चार्ज नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया था। किसने किया था? नील्स बोर। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। अब ये संयुक्ता होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 है,
सोडियम का परमाणु संख्या मान लीजिए 11 है। अब इसकी संयुक्तता होगा क्या, तो आप जानते हैं कि अंतिम जो कक्ष होता है, अंतिम जो कक्ष नहीं कोष, अंतिम जो कोष होता है, आप जानते हैं कोष KLMN होता है, ठीक ना, 1 2 3 4, और अंतिम कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रयास करना होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाए, 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाए, प्रयास किया जाता है। अब देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम में पहला कोष में 8, दूसरे कोष में 8, 10 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच रहा है, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो मैंने बताया कि अंतिम कोष में हमेशा प्रयास किया जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो यहाँ पे तो 1 ही कोष हो रहा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, या तो सोडियम किसी दूसरे व्यक्ति से 7 इलेक्ट्रॉन मांग कर ये अपना पूरा कर ले 8 इलेक्ट्रॉन, या तो दूसरा तरीका ये है कि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए, किसी से 7 रुपये मांग कर अपना 8 रुपये पुगाना ये कठिन काम है, जबकि अपना 1 रुपया किसी को दे देना ये आसान काम है। तो यहाँ पे जो सोडियम है यह क्या करेगा, यह जो है अपना 1 रुपया जो इसका था वह क्या करेगा, किसी दूसरे को दे देगा। तो इसका जो संयोजकता हो जाएगा, यह संयोजकता इसका जो हो जाएगा, संयोजकता वह कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को देखना। यही कहा जा रहा है कि परमाणु की स्थिर, यहाँ पे संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना में सौर परिवार से किया था, यानी रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना किससे किया था, तो सौर परिवार से किया था। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने कर्क के मृत तथा लीवनहोक ने तालाब से जीवित कोशिका की खोज की थी। ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। क्या होगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा, और यह आपको बेहतर तरीके से आता है। जबकि अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसके द्वारा खोजा गया था, तब वहां पे आपका आंसर होगा लीवनहॉक के द्वारा खोजा गया था। दोनों बातें अलग अलग है। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और सबसे पहले किया था जीवित कोशिका की खोज लीवनहॉक ने किया था, और बाद में किया था। अगला पॉइंट है, रक्त का जो है पंप हृदय करता है। जो हृदय होता है यही क्या करता है, हमारे रक्त को पंप करता है, तब जाके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में रक्त पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लाज्मा झिल्ली केंद्र तथा कोशिका द्रव्य सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है इसी को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली कहिए या कोशिका झिल्ली कहिए, ठीक ना। इसके अलावा केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है इसको कोशिका द्रव्य कहा गया, और ये सभी कोशिका का प्रमुख अव्यय है। क्या है, कोशिका के प्रमुख अव्यय हैं। यानी कोशिका झिल्ली जो है ये आपका महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरा कोशिका उसके अंदर ही होती है। इसी को कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसी के अंदर केंद्रक भी होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी होता है, और सभी मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे कोशिका का प्रमुख अव्यय कहा जाता है, या कोशिका का मुख्य अंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये लाइन महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होता है, मान लीजिए कि कोशिका है और कोशिका के बाहर ये जो है इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर मान लीजिए कि एक केंद्रक है, इसके अलावा कुछ इसमें जो है कोशिका द्रव्य पाए जाएंगे, कुछ इसमें गोल्जी अपकटर जो है अपकरण पाए जाएंगे। तो बहुत सारे इसमें जो है कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली को हम लोग वर्णात्मक परगम्य झिल्ली कहते हैं। ऐसा इसलिए कि इस कोशिका के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, यह डिसाइड यह कोशिका झिल्ली करता है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, कितनी मात्रा में कोई चीज जाएगा, कितनी मात्रा में कोई नहीं जाएगा।
इसका जो है निर्धारण इस कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको ऋणात्मक परागम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है जल के अणुओं की गति जब ऋणात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्लियर कर दे बात को, थोड़े से आप इंतजार करना और आज के बाद ये जो है आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कोशिका के अंदर, एक मिनट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना, जो कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका के अंदर आप जानते हैं कि एक तो होता है गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, ठीक ना। और इस गैस में एक आदान प्रदान क्या होंगे, तो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आएंगे जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर जाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे द्रव्य का आदान, एक मिनट, द्रव्य का यहाँ पे आदान प्रदान होगा, तो यहाँ पे जो द्रव्य का आदान प्रदान होगा, तो यहाँ पे देखिए अब गैसों का जब आदान प्रदान होता है जिसमें कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, तो इसको जो जिस विधि से यह होता है इसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण विधि कहा जाता है। और विसरण विधि के माध्यम से ही कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। और विसरण विधि में ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये गमन होता है। सांद्रता की ओर गमन होता है, इस बात को देखना। यानी गैसों का आदान प्रदान में ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। यह विधि विसरण के द्वारा होता है और विसरण विधि में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का आदान प्रदान होगा। यानी कोशिका के अंदर निम्न सांद्रता होता है ऑक्सीजन का, तो कोशिका अंदर आ जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उच्च होता है कोशिका के अंदर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अगला बात करते हैं द्रव्य का आदान प्रदान। तो द्रव्य का जो आदान प्रदान है यह परासरण विधि से होता है। परासरण विधि से होता है, ठीक ना। यानी परासरण विधि के माध्यम से ही कोई द्रव्य कोशिका के अंदर आता है। और परासरण विधि में क्या होता है कि निम्न सांद्रता से द्रव्य जो है उच्च सांद्रता की ओर जाती है, उच्च सांद्रता की ओर जाती है। इस बात को ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विसरण में जो गैसों का आदान प्रदान होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, परासरण में द्रव का आदान प्रदान होगा और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने जो है वन लाइनर के पॉइंट पे, ठीक है। आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है, आप जो है सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए इस बात को हमने डिस्कस कर लिया और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है यह कहा जा रहा है कि जल के अणुओं की गति जब ऋणात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। यहां पे कहा जा रहा है कि अल्प परासरण कोशिका फूल जाती है। जब अल्प परासरण होगा, ठीक है, तब कोशिका क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। जबकि सम परासरण होगा, मतलब कि बराबर का परासरण होगा, तब कोशिका के अंदर कोई प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है जो है अति परासरण में कोशिका चिपक जाती है। मैंने क्या बताया, परासरण में द्रव का आदान प्रदान होता है और परासरण में यह भी ध्यान रखना कि जो द्रव है वह निम्न से उच्च की तरफ जाता है। परासरण में क्या होता है, परासरण में द्रव का आदान प्रदान होगा और उच्च से नहीं गलती बोला, परासरण में द्रव का आदान प्रदान होता है
और यहाँ पे जो द्रव होता है वह निम्न से उच्च की तरफ जाता है। तो आप जानते हैं कि यह कोशिका है, इसके अंदर जब अति प्रासरण होगा तो यहाँ पे चूंकि कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ है तो इसके अंदर से जो द्रव है ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही द्रव बाहर निकलेगा तो कोशिका जो है यह क्या होगी, यह इस प्रकार की संरचना में आ जाएगी, चिपक जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि जब अति प्रासरण होता है तो कोशिका क्या होती है, यहाँ से द्रव जो है अधिक कम द्रव से क्या होता है उच्च द्रव की तरफ चला जाता है और यहाँ से द्रव चिपक जाएगा। इस तरह से ये आपका कोशिका हो जाएगी। एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय अवायवीय जीव, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अवायवीय श्वसन करते हैं, और अधिकांश पादप जो होते हैं ये कोशिका इनकी जो है पादप की ये परासरण विधि के द्वारा ही जल का ग्रहण करते हैं। ठीक ना, कैसे? तो परासरण विधि के द्वारा जल ग्रहण करते हैं, और मैंने परासरण विधि को पहले बता दिया है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, और ये महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू बनते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम भी आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक ना, यहां पे कहा गया था कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ये क्या होती है, लचीली होती हैं, और ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन इंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा या कोई भी एक कोशिकीय जो जीव है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करेगा, तो इंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। यानी कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का जो संकुचन होगा उसे जीव द्रव्य का कुंचन कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है, क्योंकि अब जानते हैं जब कोशिका का विभाजन होगा तो क्रोमोसोम जो है वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप वह दो भागों में बढ़ जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि कोशिका के विभाजन के समय तब जाके क्रोमोसोम वहां पे दिखाई देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीवन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जीन। और आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जीन होता है, जीन क्या होता है, जीन ही वो हमारा डाटा बैंक है, जीन ही वो हमारा डाटा बैंक है जो हमारे सारे आंकड़े को संग्रहित करता है। ठीक ना, जीन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारे बाल घुंघराले हैं तो इसका मतलब कि हमारे पिताजी के या माताजी के भी बाल घुंघराले होंगे। अगर हमारी माताजी की जो है आंखें भूरी हो सकती हैं तो हो सकता है कि हमारे भी आंखें भूरी हो जाएं। पिताजी की अगर आंख भूरा है तो हमारा भी आंख भूरा हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, जीन के माध्यम से। ठीक ना, और जीन होता कहाँ पे है, तो ये डीएनए में देखने को मिलता है। अब ध्यान रखना जो सेल होता है, कोशिका होता है, उस कोशिका में कहां कहां पर डीएनए देखने को मिलता है, तो एक होता है आपका जो है केंद्रक में आपका खुद का डीएनए देखने को मिलता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका अपना खुद का डीएनए होता है। इसके अलावा जो लवक होता है, लवक पौधों में, वहां पे लवक में भी केंद्रक देखने को मिलता है, आपका डीएनए देखने को मिलता है। चलिए अगला बात कहा जा रहा है, इसको हमने देख लिया। यहां पे कहा जा रहा है कि ये हो गया कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकोचन, ये भी हो गया है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, ये भी हो गया। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। यानी ऐसा केंद्रक जो स्पष्ट नहीं है, ऐसे केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। नेक्स्ट है जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकेरियोटिक कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं।
1 मिनट ये थोड़ा सा ओपन हो जाए। चलिए यहां पे आप समझिए कि जो कोशिका होता है या जो जीव होते हैं, आप ऐसे समझिए कि जो जीव होते हैं, जीव में दो तरह से कोशिकाएं होती हैं, दो तरह से जीव होता है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब पहले का, एकदम ठेठ भाषा समझिए कि प्रो मतलब पहले का, तो पहले का है। तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जो जीव होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें जो है कोशिका झिल्ली तो पाया जाएगा, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली यहाँ पे नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो है अंगक झिल्ली भी नहीं मिलेगा। अंगक जो होंगे, अंगक मतलब कोशिका के अंदर जो भी अंग पाए जाएंगे, ठीक ना, वह जो है बिना झिल्ली के होंगे, बिना झिल्ली के पाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो है प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होते, जो जीव होते हैं, यह परपोषी होते हैं, ठीक ना, और विषमपोषी आपके होते हैं, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब बाद का, यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं, इनके अंदर जो है ये विकसित कोशिका होती है। ये क्या होती है, ये विकसित कोशिका होती है, विकसित कोशिका होती है ये। इसके अलावा इसमें जो है केंद्रक जो है, यह केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। कैसे होता है, ये झिल्ली युक्त होता है कोशिका, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे अंगक पाए जाएंगे, कोशिका के अंदर जो भी अंग होंगे, ये भी झिल्ली से झिल्ली युक्त होंगे, ये भी झिल्ली युक्त होते हैं। दोनों में अंतर है। प्रोकैरियोटिक जो है ये पहले की कोशिका होती हैं, मतलब कि पहले के जीव होते हैं, ठीक ना, विकास के पहले के। इनके जो केंद्रक बिना झिल्ली के होते हैं, कोशिका सही से विकास नहीं की रहती है। अंगक जितने भी होंगे कोशिका के अंदर बिना झिल्ली के होंगे, और ये परपोषी होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा ये स्वपोषी भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, ये आपका विषम, ये प्रोकैरियोटिक जो है ये विकसित अवस्था की कोशिका होती हैं, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, और इसके अलावा झिल्लीयुक्त केंद्रक होते हैं, और ये अंगक जो है इसमें ये भी झिल्लीयुक्त पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारा एनसीईआरटी के वन लाइनर के टॉपिक पे, ठीक है। चलिए अब यहां पे ध्यान रखना, ये तो मैंने बात को डिस्कस कर लिया, ये भी बात को डिस्कस हम लोग कर लिया। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य, इसके अलावा केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलके जीव द्रव्य बनता है। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों अलग अलग बातें हैं। केंद्रक का अपना खुद का भी द्रव्य होता है, इसलिए केंद्रक द्रव्य रखा गया है। कोशिका के द्रव्य में जो है केंद्रक भी आता है, इसके अंदर जो द्रव्य होते हैं वो भी आती हैं, और इसके अलावा कोशिकांग भी आती हैं, और इसका अंदर खुद का जो द्रव्य होती हैं वो भी आती हैं। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलाकर तब जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट है यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो यकृत होता है यह विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्गी उपकरण में जमा रहता है। यानी जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसमें जो गोल्गी उपकरण होता है, ये क्या कहता है, इसी में क्या होता है, संश्लेषित पदार्थ जो है, जो भोजन वगैरह बनता है, वो इसी में जमा रहता है, गोल्गी उपकरण में। अगला पॉइंट है लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है। यानी लाइसोसोम में उपस्थित जो एंजाइम है, इसका निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही होता है। और ये भी ध्यान रखना कि लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जब हमारी बॉडी में कोई कीटाणु आ जाए, कोई अपशिष्ट पदार्थ आ जाए, तो उसको नष्ट करने का काम लाइसोसोम करता है, और नष्ट करने के दौरान जरूरत पड़ती है तो अपने खुद को जो है मार डालता है। इसलिए इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसमें जो एंजाइम का निर्माण होता है लाइसोसोम में, वह निर्माण कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। अगला बात है
कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दोहरे झिल्ली होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरे झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता, सिर्फ एक ही झिल्ली होती है कोशिका के बाहर, कोशिका झिल्ली। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी झिल्ली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम का स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पे इसके स्थान पे न्यूक्लिक अम्ल होगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जो पूर्ण विकसित नहीं है, पहले की कोशिका। प्रो मतलब पहले, इस बात को ध्यान रखना। अगला जो है, इसमें केवल राइबोसोम अंग के रूप में होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है अंग के रूप में केवल यही पाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों का निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा होता है। कोशिका के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं इसका निराकरण कौन करता है? तो चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, SER के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का कार्य करता है। कौन? गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी उपकरण कहा जाता है। यही जो है सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। इसके अलावा बात करें तो गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। जो रक्त है, जो खून है हमारा, यह खून सिर्फ इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं होते हैं, बल्कि यह जो रक्त है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अलावा इसमें हार्मोन, इसके अलावा पोषक पदार्थ, ये सभी का वहन होता है इस रक्त के माध्यम से। और जहां जहां रक्त पहुंचता है वहां पे हार्मोन, इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ, इसके अलावा पोषक तत्व पहुंचाया जाता है रक्त के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है? रक्त फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फल यानी खनिज। खनिज का मतलब इसमें जो है रक्त में हमारा पोषक पदार्थ होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, जो है हार्मोन, सबका जो है ये क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है रक्त। इसको पेशी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी ऊतक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसे रक्त को संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, इसे संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो विभाज्योतक ऊतक में रसधानी नहीं होता। जो भी विभाज्योतक ऊतक होता है उसमें रसधानी देखने को नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होती है। ये महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना, ये पौधे में पाया जाता है। पौधे में जो स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति होती है उसमें लिग्निन होता है, और उसी के चलते जो पौधे होते हैं वे कठोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होता है। जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों में क्या होता है? इस पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, और इसी रंध्र के माध्यम से क्या होता है, जो है इस पत्तिये के अंदर जो जल होती है वो वाष्प बन के जो है उड़ जाती हैं। इसी को कहा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है यह पत्तियों में रंध्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। कौन संग्रह करेगा? तो पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित में होता है। यानी फ्लोएम कहाँ पे होगा? तो रेशा को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सभी जीवित में फ्लोएम होता है, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोएम जो है खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, इन सभी को संवहन करने का काम करता है। नेक्स्ट है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। इसको मैंने पहले ही बता दिया है ऊपर कि रक्त क्या है? एक सरल संयोजी ऊतक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। 303 पॉइंट तक डिस्कस किए हैं। और क्लास कैसा लगा? क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा? मजा आया कि नहीं मजा आया? और क्या लेवल कल की तुलना में आज जो है थोड़ा सी बढ़ी हुई है कि नहीं? कल के क्लास में और भी लेवल बढ़ जाएगा। मैंने बोला था कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है,
तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्लास खासकर रेलवे और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रामबाण है। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।